आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि रिश्तों की परिभाषा को बदल कर ही रख देने वाली है। वही रिश्ते जिन्हें हम लोग सारी जिंदगी निभाते रहते हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या होता है, ये रिश्तों को एकदम ताड़ ताड़ करके रख देते हैं। आज की स्टोरी सुनने के बाद कुछ ही देर में आप लोगों को उन्हीं रिश्तों पर शक होने लगेगा। आज कोई देरी नहीं, चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी है महाराष्ट्र के ठाणे जिले से। ठाणे के बिल्कुल पास कहीं 6 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है कासरवाडावली। कासरवाडावली में एक 2 मंजिला घर होता है जिसके मुखिया थे अनवर वारेकर। अनवर वारेकर का बहुत बड़ा परिवार था। आप इस स्टोरी को थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि इस स्टोरी में बहुत सारे विक्टिम्स हैं। आप शायद कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये परिवार वाकई ही बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों को एक एक सदस्य के बारे में बताने वाला हूँ। पत्नी थी अशगरी वारेकर। इन दोनों के कुल 5 बच्चे होते हैं, एक बेटा और 4 बेटियां। बेटे का नाम होता है हसनैन वारेकर। हसनैन की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी का नाम था जबीन वारेकर। अब इन दोनों की 2 बेटियां होती है, एक का नाम मुबशिरा और उमेरा, जिसमें से उमेरा सिर्फ 4 महीने की लड़की थी। अनवर वारेकर की 4 बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी थी सबीना खान, जिसकी 2 बेटियां थी और एक बेटा जिसका नाम था असान, साफिया और अली हसन। अब इनकी जो एक और बेटी थी वो थी बतुल, जिसकी उम्र करीब 30 साल की थी। क्योंकि इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए इसकी शादी नहीं होती और ये कुंवारी ही रह जाती है। अनवर की तीसरी बेटी होती है मारिया, जिसके 2 बेटे होते हैं, उमेर और यूसुफ। और सबसे छोटी बेटी थी सोबिया, जिसकी सिर्फ एक 4 महीने की बेटी होती है जिसका नाम था अल्फिया। हालांकि अनवर की तीनों बेटियां अपने अपने ससुराल में खुशी खुशी जीवन बिता रही थी और ये सभी समय समय पर अपने पिता और भाई से मिलने को अपने बच्चों सहित इकट्ठा हुआ करते थे और घर में सभी ही मिलकर हर हफ्ते खाना पीना और दावत करते रहते थे। अनवर का बेटा हसनैन एक कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पर नौकरी कर रहा होता है। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इन्हीं सब के चलते इस घर में किसी ने सोचा भी नहीं होगा इतना बड़ा कत्लेआम हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी घर के अंदर इतना बड़ा कत्लेआम कभी नहीं हुआ होगा। डेट 28 फरवरी 2016, शनिवार और रविवार की रात के करीब 2 बज रहे थे और अचानक अनवर के घर के नीचे से एक लड़की के जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और वहीं से खिड़की को भी जोर जोर से ठोकने की आवाजें आ रही थी। कुछ देर तो लोगों को लगता है कि कुछ ऐसे ही घर में हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन लगातार तेज आवाजें आने लगती हैं। लोग अपने अपने घरों से बाहर आने लगे और अनवर के घर पर ठीक सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं कि दरवाजा और खिड़की अंदर से बंद है और खिड़की के ठीक पीछे एक लड़की जोर जोर से चीख चिल्ला रही है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उस लड़की से पूछते हैं कि बेटी क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही हो। तब लड़की अंदर से बोलती है, मुझको बचाओ, भैया ने सबको मार डाला। ये सुनकर बाहर मौजूद सभी पड़ोसी हैरान हो जाते हैं। वो दौड़ते हुए उस घर की बाहर वाली खिड़की के पास भागते हैं। इस बीच चीखें और भी तेज होने लगती हैं। जैसे जैसे बाहर मौजूद लोग उस खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी तरह खिड़की की लोहे की जाली टूट जाती है और जब सभी की नजरें अंदर की ओर पड़ती हैं, तब सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। खिड़की के उस पार एक बंद कमरे के अंदर सोबिया सहमी सी खड़ी हुई थी। वही सोबिया अनवर की सबसे छोटी बेटी और हसनैन की बहन। उसकी आंखों में डर था और गले से खून बह रहा था, कपड़े खून में भीगे हुए थे और हालत ऐसी जैसे बस उसकी जान ही निकलने वाली हो। जल्दी जल्दी सभी लोग मिलकर सोबिया को खिड़की से बाहर निकालते हैं और सोबिया इतनी ज्यादा डरी और घबराई हुई थी कि बाहर निकालते ही वो बेहोश हो जाती है। ऐसे लग रहा था जैसे उसने अब जाकर चैन की सांस ली हो। इस दौरान मौके पर मौजूद लोग पुलिस वालों को फोन मिला देते हैं और पुलिस वाले तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। अब बारी आती है अंदर का हाल देखने की, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिरकार इस घर के अंदर हुआ क्या है। घर का मेन गेट अंदर से लॉक था, इसीलिए पुलिस वाले काफी मशक्कत के बाद उस गेट को तोड़ देते हैं और घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और जैसे ही वो लोग उस घर के अंदर का मंजर देखते हैं, पुलिस वालों के अंदर का मंजर देखकर हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो मंजर ही कुछ ऐसा होता है कि देखते ही सबकी रूह कांप जाए। चारों तरफ खून से सनी हुई चीजें पड़ी हुई थी और वहां का माहौल जैसे शमशान से भी बदतर बना हुआ था।
जब पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं तो सीढ़ियों पर उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जो हसनैन की पत्नी की होती है। उसका भी गला कटा हुआ था और खून सीढ़ियों से सीधा नीचे गिर रहा था। पुलिस वाले और आगे बढ़ते हैं और घर की पहली मंजिल पर पहुंचते हैं और वहां पर हर कमरे में और कमरे से बाहर डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। इन लाशों में अनवर वारेकर, उसकी पत्नी असगिरी वारेकर, उसकी तीनों बेटियां और उनके बच्चे और हसनैन की पत्नी और उसके बच्चे सभी शामिल थे। घर में करीब 14 लाशें पड़ी हुई थी और सबके गले किसी तेज धार वाली चीज से काटे हुए थे और सबकी गर्दन से खून बह रहा था। जब पुलिस वाले सभी को देखते हैं तो परिवार के पूरे 14 लोग मारे जा चुके थे। किसी की लाश बेड पर पड़ी हुई थी तो किसी की लाश बेड से नीचे और उनकी हालत कुछ ऐसी कि किसी का भी दिल सहम जाए। पुलिस वाले वहां पर मौजूद सभी की लाशों की पहचान करते हैं, लेकिन उस समय घर का एक सदस्य कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो था हसनैन। लेकिन कुछ ही देर में जब पुलिस वाले अगले कमरे में जाते हैं तो वहां पर उन्हें पंखे से लटकी हुई एक बॉडी मिलती है। वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि हसनैन की ही थी। हसनैन के पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू पकड़ा हुआ था और वो इतना कस के पकड़ा हुआ था कि लटकने के बाद भी हसनैन के हाथ से वो चाकू छूट कर नीचे नहीं गिरा। हसनैन की लाश देखने के बाद अब इस घर में मौजूद लाशों की संख्या 14 से 15 हो चुकी थी। गांव वाले और पुलिस वाले मिलकर सोबिया को पहुंचा देते हैं क्योंकि वो जिंदा थी और उसे बचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि सोबिया ही एक अकेली उस घर की विटनेस थी जिसने इस पूरी घटना को होते हुए देखा था। इन सब के बाद पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। सोबिया की चीखों और हसनैन के हाथ में पकड़ा हुआ वो चाकू देखकर पुलिस वालों को इतना तो जरूर क्लियर हो गया था कि इन सभी हत्याओं के पीछे इस घर के बेटे हसनैन का ही हाथ है। लेकिन पुलिस वाले बिना किसी सबूत के किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंच सकते थे और साथ ही उन्हें यह भी पता लगाना था कि हसनैन ने ये सारे कत्ल किए हैं तो क्यों किए। अब उन्हें इंतजार था सोबिया के होश में आने का। कुछ ही टाइम बाद सोबिया को होश आ जाता है और इस घटना की सारी सच्चाई पता चल जाती है कि इन सभी कत्लेआम को अंजाम किसने दिया था, क्यों और कैसे दिया था। सोबिया अपने भाई हसनैन की कत्लेआम की कहानी अब पुलिस वालों को सुनाने लगती है। इस कहानी को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जहां से ये कत्लेआम की चिंगारी उठी और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। सोबिया के बयानों के हिसाब से पुलिस को हसनैन के बारे में 3 चीजें पता चलती हैं जो पूरी तरह से इस घटना से जुड़ी हुई थी। दरअसल हसनैन अपने व्यवहार के मामले में बिल्कुल ठीक था, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था और सभी के साथ प्यार और इज्जत से पेश आया करता था। साथ ही उसने पढ़ लिख कर सीए की नौकरी भी पा ली थी। लेकिन हसनैन शुरू से ही बड़े व्यापार आदि में पैसा लगाने की सोचा करता था और वो पैसा खूब लगाया भी करता था। इसलिए वो अपनी शादीशुदा बहनों और रिश्तेदारों से लगातार कर्ज लेता रहता था, लेकिन जो वो सोचता था वैसा हो नहीं पाता था। लेकिन इसीलिए वो कर्ज वापस देना तो दूर की बात, उल्टा उसका कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा था और देखते ही देखते अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अपनी बहनों का कर्ज उसका करीब 68 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। यह रकम काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और इसे हसनैन के लिए आसानी से चुका देना बेहद ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। मैंने कहानी की शुरुआत में आपको बताया था कि हसनैन की एक बहन होती है बतूल, जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं होती है। हसनैन अक्सर कर्ज में परेशान होकर बतूल की दवाइयां लेता रहता था। एक बार हसनैन की मां ने उससे पूछा कि ये दवाइयां वो क्यों लेता है, तो जवाब में हसनैन ने कहा कि ये दवाइयां सेहत के लिए अच्छी होती हैं, इसीलिए मैं इन दवाइयों को लेता हूँ। साथ ही हसनैन अपनी बहन बतूल के बारे में भी थोड़ा गलत ख्याल रखता था। उसके मन में बहुत गलत विचार थे अपनी बहन को लेकर। कुछ साल पहले तो उसने बतूल के साथ जबरदस्ती कुछ गलत हरकतें भी करने की कोशिश की थी और वो सब करते हुए इसकी तीनों बहनों ने देख लिया था। और जब उसकी बहनों ने ये बात अपनी मां को बताई तो उसके बाद सभी लोग उसे घर में भला बुरा कहने लगे थे। तब से ही हसनैन को ऐसा लगने लगा था कि घर में कोई भी उससे प्यार नहीं करता और सब उसे नजरअंदाज करते रहते हैं और यहीं से उसके दिल में अपने परिवार के लिए नफरत बढ़ने लग गई थी। हसनैन हमेशा अपने कर्जे से छुटकारा पाने के लिए किसी न किसी तांत्रिकों से भी मिलता रहता था और तरह तरह के उपाय करता रहता था। ये सभी वजह होती हैं जो कि हसनैन अपने घर वालों को ही मार देने के प्रति उकसा देती हैं।
और अब समय आ चुका था इस घटना को अंजाम देने का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर शनिवार या रविवार की रात को अनवर की बेटियां और बाकी मिलकर दावत किया करते थे और उस दावत में सभी को बुलाया जाता था, लेकिन इस बार की दावत खुद हसनैन दे रहा था। 28 फरवरी 2016 शनिवार और रविवार की रात हसनैन अपनी सभी बहनों और अपने भांजे भांजियों को अपने घर बुलाता है। इनमें से एक बहन को अपने घर में काम होता है तो वो आने से इनकार कर देती है, तो हसनैन खुद जाकर अपने घर पर लाता है और साथ ही वो अपने परिवार के उन 3 रिश्तेदारों को भी बुलाता है जिससे हसनैन ने कर्ज ले रखा था। हसनैन की सभी बहनें तो उस दावत में आ जाती हैं, लेकिन वो 3 रिश्तेदार किसी वजह से शामिल नहीं हो पाते। खैर, हसनैन, उसके माता पिता, उसकी पत्नी, उसकी बहनें और बच्चों को मिलाकर कुल 16 लोग वहाँ पर मौजूद थे। बड़े ही आराम से दावत चल रही होती है और इस दावत में मुर्गे की बलि दी गई थी। मुर्गे की बलि देने की बात ये तांत्रिक नहीं हसनैन को बताई थी और हसनैन अब इन लोगों को आसानी से तो मार नहीं सकता था, इसीलिए वो कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ नशीली दवाइयां मिलाकर सभी को दे देता है और सभी लोग उस कोल्ड ड्रिंक को पी भी लेते हैं। और जैसे ही वो लोग इस कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं तो वैसे ही सभी लोग धीरे धीरे बेहोशी की हालत में पहुंच जाते हैं। कोई तो अपने कमरे में पहुंच जाता है और कोई तो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इस दौरान जो हसनैन की बेटी और उसकी भांजी जो 4-4 महीने की थी, वो दोनों बच्चे अपने कमरों में सो रही थी। अब हसनैन अपने कत्लेआम शुरू करता है। सबसे पहले जिस तेज धार वाले चाकू से वो ईद पर बलि देता रहता था, उससे वो अपने पिता अनवर का गला काटकर मार देता है, जिसके बाद वो अपनी बहन और बच्चों को भी उन्हीं चाकू से मारना शुरू कर देता है। इन सबको मारने के बाद वो अपने ही रूम में जाता है और उन दोनों बच्चों को मारकर और अपनी पत्नी को भी मारने लगता है। और उसी वक्त जब वो अपनी पत्नी को मार रहा था, उसी टाइम उसकी पत्नी बेहोशी की हालत से जाग जाती है और हसनैन को धक्का देकर वहां से भागने लगती है। हसनैन उसकी पत्नी के पीछे पीछे दौड़ता है और जैसे ही उसकी पत्नी सीढ़ियों तक पहुंचती है, वो उसे पकड़ लेता है और वो सीढ़ियों पर ही उसका गला काटकर उसे भी मार देता है। इस दौरान हसनैन की पत्नी की चीखें सुनकर हसनैन की माँ भी बेहोशी से जाग उठती है और जब वो हसनैन के पास आती हैं, तब वो ये सब देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। हसनैन अपनी माँ के पास जाता है और उसके बाल पकड़कर उन्हें घसीटने लगता है और कहता है कि इस घर में मुझसे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है, सभी लोग मुझे नजरअंदाज करते हैं और तुमने भी माँ होकर यही किया। और यही सब कहते हुए उसने अपनी माँ पर भी थोड़ा सा भी तरस ना खाते हुए उसे भी मार दिया। इसी बीच हसनैन की सबसे छोटी बहन सोबिया ये सब देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सोबिया के पास में ही एक रूम था और वो सोबिया के पास जाता है और उसे भी चाकू दिखाकर कहता है कि तुम इस घर की सबसे ज्यादा लाडली थी और इसीलिए मैं तुम्हें सबसे आखिरी में मारूंगा। सोबिया घबराकर हसनैन को धक्का देकर पास ही के रूम में घुस जाती है और रूम के दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है। धक्का देते वक्त हसनैन का चाकू उसकी गर्दन पर ही था और जिससे सोबिया की गर्दन पर गहरी चोट आ चुकी थी। हसनैन उसे दरवाजा खोलने को बार बार कहता है और साथ ही ये भी कहता है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हारी 4 महीने की बच्ची को भी मार डालूंगा। लेकिन सोबिया वो दरवाजा नहीं खोलती और खिड़की के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और पास ही में पड़े गिलास से खिड़की को भी जोर जोर से ठोकना शुरू कर देती है ताकि लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे और वो हमें बचाने के लिए आ जाएं। काफी देर तक कमरे के बाहर खड़े रहने के बावजूद जब सोबिया ने उस कमरे का दरवाजा नहीं खोला और वहां पर सभी लोग जब इकट्ठा हो चुके थे, तब वो सोबिया को छोड़कर वापस सीढ़ियों से ऊपर जाता है और एक पंखे से लटक कर खुद भी मर जाता है। और इस तरह से 1 से 1.5 घंटे के कत्लेआम के बाद एक ही घर में 15 हत्याएं हो जाती हैं। अगले दिन ये पूरी खबर न्यूज़पेपर में वायरल हो जाती है और इस खबर को सुनने और देखने वाला एक ही पल में सहम जाता है। ऐसी खबर पूरे देश ने ना तो पहले कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। कहा जाता है कि जब सबसे पहले इस घटना को दिखाने के लिए एक रिपोर्टर वहां पर गया था तो वो नजारा देखकर रिपोर्टर सच में इतना डर गया था कि अगले ही दिन दिल का दौरा पड़ने से उसकी भी मौत हो गई थी। और वो 3 रिश्तेदार भी अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं जिन्हें हसनैन ने रात को दावत में बुलाया था और वो तीनों लोग इस दावत में नहीं आ पाए थे। दोस्तों, मैंने आपको कहानी की शुरुआत में ही कहा था कि इस कहानी को सुनने के बाद आपका रिश्तों पर से विश्वास उठने लगेगा, लेकिन हसनैन जैसा बेटा हर घर में नहीं होता। कभी कभी कुछ गलतफहमियों और कुछ नासमझी चीजों की वजह से इस तरह की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। सोबिया के बयान के बाद ये पूरा केस सुलझ चुका था। अब पुलिस के पास सभी सबूत भी थे और कत्ल करने वाला हसनैन भी, जो कि अब मर चुका था। इस घटना के दौरान सोबिया की बेटी भी मारी जा चुकी थी और सोबिया के गले में भी चाकू से काफी ज्यादा चोट आई थी।
लेकिन टाइम पर इलाज मिलने से सोबिया बच जाती है और सोबिया ही उस परिवार की अकेली बेटी होती है जो उन सभी लोगों में से बचकर जिंदा निकल कर आई थी। हसनैन के बारे में बताने को तो इस कहानी में सच में बहुत कुछ है, लेकिन उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आ चुकी है और मुझे भी अब ये लगता है कि आप लोग इस कहानी को इससे ज्यादा नहीं सुन पाओगे और मैं भी सच में इससे ज्यादा इस कहानी के बारे में और कुछ भी नहीं बता सकता। ये थी हसनैन और हसनैन की फैमिली की पूरी स्टोरी। इस स्टोरी का उद्देश्य रिश्तों पर से आपका भरोसा उठाने या उन रिश्तों पर आपके शक को बढ़ावा देने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस कहानी का उद्देश्य उन कमियों को समझने का है जिनसे रिश्तों में टकराव आ जाते हैं, कड़वाहट आ जाती है और एक इंसान एक बड़े अपराध को अंजाम दे देता है। इसी से रिलेटेड आज की ये स्टोरी है। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के दहिसर से। रईस शेख नाम का एक लड़का अपनी बीवी शाहिदा और 2 बच्चों के साथ दहिसर ईस्ट के रावरपाड़ा इलाके के एक खान कंपाउंड में रहा करता था। 25 मई 2021 को शाहिदा ने दहिसर पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पति रईस के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। रईस मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का रहने वाला था। साल 2012 में घर वालों ने उसकी शादी शाहिदा से करवा दी थी। गोंडा में रहते हुए ही इसे 2 बच्चे हुए, जिनमें एक लड़की और एक लड़का था। रईस मिडिल फैमिली से बिलोंग किया करता था, जबकि केवल पत्नी थी। तब तक तो उसकी किसी भी तरह से आजीविका चलती जा रही थी, पर जब उसके 2 बच्चे हो गए तब रईस के लिए घर चलाना मुश्किल होने लगा। इसी बीच किसी ने रईस को नौकरी के लिए मुंबई आने की सलाह दी। मुंबई के दहिसर रेलवे स्टेशन के पास कपड़ों की एक दुकान पर उसे सेल्समैन की नौकरी मिल रही थी। उस नौकरी में अच्छी तनख्वाह थी। अपने बीवी बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए वो गोंडा छोड़कर मुंबई चला गया और दहिसर रेलवे स्टेशन के पास कपड़ों की दुकान में सेल्समैन की नौकरी करने लगा। कुछ दिनों बाद जब उसे ये लगने लगा कि वो इस लायक हो चुका है कि वो अपने बीवी बच्चों को अपने पास रख सकता है, तब वो अपनी बीवी शाहिदा और दोनों बच्चों को गोंडा से दहिसर लेकर आ गया। दहिसर ईस्ट के रावलपाड़ा में रहने के लिए उसने किराए पर एक चोल ले लिया और पैसों के लिए कपड़ों की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी करता रहा। रईस की जिंदगी अच्छी कटने लगी थी। उसे अच्छी बीवी मिली थी, 2 प्यारे बच्चे भी थे और पैसों की दिक्कतें भी काफी हद तक कम हो चुकी थी। पर कहते हैं जिंदगी किसी के लिए हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जिंदगी में हमेशा खुशी टिकी नहीं रह सकती और ना ही हमेशा के लिए गम टिका रह सकता है। वही हाल रईस के जीवन में भी हुआ। दहिसर आने के बाद रईस की 27 साल की बीवी शाहिदा शेख की उसके पड़ोस में रहने वाले एक आदमी अनिकेत मिश्रा उर्फ अमित के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी थी। जब रईस नौकरी के लिए दुकान पर चला जाता या फिर किसी और काम से बाहर रहता तो अमित मौका देखकर शाहिदा से मिलने के लिए उसके घर चला आता था। धीरे धीरे शाहिदा और अमित के छुप छुप कर मिलने का ये सिलसिला बढ़ने लगा। भले ही शाहिदा का पति रईस घर पर नहीं रहा करता था, पर रईस और शाहिदा के 6 साल की बेटी और करीब 2.5 साल का बेटा घर पर ही रहा करते थे और शाहिदा उन बच्चों के घर पर होते हुए भी अमित से मिला करती थी। जब अमित घर आता तो उन बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेज देती थी। जल्दी ही वो दिन भी आया जब रईस को अपनी बीवी और अमित के नाजायज संबंधों के बारे में भी पता चल गया। उसने इस रिश्ते का विरोध किया, पर रईस के विरोध का ना ही शाहिदा पर कुछ फर्क पड़ा और ना ही अमित पर। शाहिदा और अमित का छुप छुप कर एक दूसरे से मिलना, फोन पर बातें करना लगातार जारी रहा। इस रिश्ते को लेकर रईस और शाहिदा के बीच हर दिन लड़ाइयां होने लगी। 21 मई 2021 को रईस हमेशा की तरह सुबह काम के लिए दहिसर स्टेशन के लिए निकल गया। अब न जाने ऐसी क्या वजह थी कि रईस दोपहर को दुकान से अचानक अपने घर चला आया। शायद उसके मन में कहीं ना कहीं ये शक रहा होगा कि उसकी बीवी छुप छुप कर अमित से मिलती होगी। खैर, जब वो उस दिन अपने घर पर पहुंचा तो उसने शाहिदा को अमित के साथ अंतरंग अवस्था में देख लिया। ये सब देखकर रईस का खून खोल उठा। उसकी अमित के साथ लड़ाई शुरू हो गई। अब इस 21 मई के बाद से रईस कभी भी अपनी नौकरी पर नहीं गया और ना ही किसी ने उसे कहीं देखा। रईस जब कई दिनों तक गायब रहा तब आस पड़ोस के लोग शाहिदा से उसके बारे में पूछने लगे। तब शाहिदा उन लोगों से ये कहती थी कि रईस कहीं बाहर गया है।
अजीब बात यहाँ पर यह थी कि रईस तो काम से बाहर गया था, पर उसका मोबाइल फोन शाहिदा के पास था। रईस का अपने गांव में अपने परिवार वालों से फोन पर अक्सर बातचीत होती रहती थी। रईस के फोन पर गोंडा से उसके भाई अनीस का कई दिनों से लगातार फोन आ रहा था। अनीस तब घबरा गया जब रईस उसके कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। अचानक कई दिनों बाद शाहिदा ने अनीस का कॉल रिसीव कर लिया। जब अनीस ने अपनी भाभी से पूछा कि रईस कहां पर है और इतने दिनों से उसकी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, तब शाहिदा ने अनीस को गोलमोल जवाब देते हुए बता दिया कि रईस कई दिनों से किसी काम के लिए बाहर गया हुआ है और वो अपना फोन भी घर पर छोड़कर गया है। अनीस अच्छी तरह से जानता था कि उसका भाई अपना मोबाइल हमेशा अपने पास ही रखता है। हर कोई अपना मोबाइल अपने पास ही रखता है। अनीस को ये लग गया कि उसकी भाभी शायद उससे कुछ छिपा रही है, इसीलिए उसने गोंडा से मुंबई जाने का मन बना लिया। जब कई दिनों तक रईस का पता नहीं चल पाया, वो घर नहीं आया, तो शाहिदा ने दहीसर पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पति रईस के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इधर अनीस भी मुंबई आ गया और दहीसर में अपने भाई के घर पहुंच गया। इसके बाद अनीस अपने भाई को दहीसर स्टेशन के कपड़े की दुकान से लेकर उसके जानने वाले दोस्तों तक के पास गया और कहीं भी किसी से भी उसे रईस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। रईस को गायब हुए 11 दिन हो गए थे। 11वें दिन रईस की 6 साल की बेटी ने अपने चाचा अनीस को ऐसी बात बताई जिसको सुनकर अनीस की रूह कांप गई। उस बच्ची ने कहा कि चाचा, मम्मी ने एक अंकल के साथ मिलकर पापा को जान से मार दिया है। एक 6 साल की बच्ची कभी ऐसी बातें खुद के दिमाग से तो कभी नहीं बता सकती थी। अनीस ये जान गया कि इस बच्ची ने घर में कुछ भयानक होते देखा है। अनीस ने तुरंत दहीसर पुलिस को इसकी खबर दी। दहीसर ईस्ट के रावलपाड़ा के खान कंपाउंड में स्थित रईस शेख और शाहिदा के चौल के बाहर पुलिस की भीड़ लग गई। पुलिस ने शाहिदा के घर के किचन को खुदवाना शुरू कर दिया। जल्दी ही किचन की खुदाई में एक एक करके इंसानी लाश के टुकड़े मिलने लगे। किचन से निकली 4 टुकड़ों में वो लाश शाहिदा के शौहर रईस की थी। पुलिस ने तुरंत शाहिदा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में शाहिदा ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। उसने पुलिस वालों को अपने पति के मर्डर की पूरी कहानी सुना डाली। आज तक की चैनल की इस रिपोर्ट के मुताबिक शाहिदा ने अपने पति के कत्ल की साजिश बड़े ही ठंडे दिमाग से रची थी। 21 मई को रईस गायब हो गया था, यानी कि 21 मई को उसका मर्डर कर दिया गया था। पर 21 मई से पहले ही शाहिदा अपने आशिक अनिकेत मिश्रा उर्फ अमित के साथ मिलकर रईस को मारने की योजना बना ली थी। शाहिदा बाजार से कुदाल, टाइल्स और सीमेंट खरीद कर लाई थी। जब रईस ने घर में इन चीजों को देखा तो उसने शाहिदा से पूछा कि ये सारी चीजें घर में कौन लेकर आया। तब शाहिदा ने रईस से बोला कि उसने ही ये सारा सामान मंगवाया है, क्योंकि वो किचन में टाइल्स लगवाना चाहती है। रईस को लगा कि अच्छा ही है, किचन साफ सुथरा रहेगा, पर शाहिदा का इरादा तो कुछ और ही था। रईस शाहिदा के इरादे को भांप नहीं पाया। वो ये नहीं जान पाया कि शाहिदा ने ये सामान किचन में उसकी कब्र तैयार करने के लिए मंगवा रखा है। 21 मई की दोपहर को जब अचानक रईस अपने घर पहुंचा, तब उसने अपनी बीवी को अमित के साथ अंतरंग अवस्था में देख अमित से लड़ाई झगड़ा करने लगा। घर में शोर सुनकर दोनों बच्चे भी पहुंच गए। इस लड़ाई में शाहिदा और अमित ने किचन से एक चाकू लाकर उन बच्चों के सामने ही रईस का गला रेत दिया। अपने 6 साल की बेटी और 2.5 साल के बेटे के सामने एक बाप ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और उसकी वजह उन बच्चों की मां थी। शाहिदा ने जब देखा कि उसके दोनों बच्चों ने उसे उसके बाप का खून करते हुए देख लिया है, तो उसने अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। वो उन बच्चों को डराने धमकाने लगी। उसने उन बच्चों से कहा कि अगर उन्होंने ये बात किसी से भी कही तो वो उन्हें उनके बाप की तरह ही पानी के ड्रम में डुबो कर मार डालेगी। अपनी माँ की इन सारी बातों को सुनकर वो बच्चे डर गए और उन्होंने तब तक इस बात को राज रखा जब तक कि उनके चाचा अनीस दहीसर उनके पास नहीं आ गए। तो रईस को मारने के बाद अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने की बारी आई। शाहिदा ने पहले से ही उसका भी जुगाड़ करके रखा हुआ था। एक इंसानी लाश को घर से बाहर ले जाने में पकड़े जाने का खतरा था, तो योजना के मुताबिक शाहिदा और अमित ने मिलकर किचन में एक गड्ढा खोद दिया।
किचन का एरिया एक इंसान की लाश को दफनाने के लिए छोटा था। फिर दोनों को एक उपाय सूझा लाश को छोटा करने की। इसके लिए उन्होंने रईस की लाश को 4 टुकड़ों में काट दिया ताकि गड्ढे में लाश फिट हो जाए। गड्ढे में लाश के चारों टुकड़े डाले गए और फिर उसके बाद उस पर मिट्टी डाली गई और ऊपर से सीमेंट बालू की मदद से टाइल्स लगा दी गई। इस तरह से किसी को पता भी नहीं चल पाया कि किचन में एक इंसान की लाश दबी पड़ी है। अपने पति का ही कत्ल करने के बाद शाहिदा को लगा कि वो आजाद हो चुकी है। उसे लगा कि आगे फ्यूचर में वो अमित के साथ एक अच्छा जीवन जिएगी, पर यह सब उसकी गलत फहमी थी। जल्दी ही उसकी आजादी छिनने वाली थी। शाहिदा के लिए दिक्कतें तब बढ़ने लगी जब लोग उससे रईस के बारे में सवाल पूछने लगे। शाहिदा समझ गई कि वो लोगों से रईस के परिवार से ज्यादा दिनों तक झूठ नहीं बोल पाएगी। इसीलिए खुद को सही साबित करने के लिए, सभी को गुमराह करने के लिए उसने एक शातिर चाल चली। उसने खुद ही दहीसर पुलिस स्टेशन में जाकर रईस की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। 11 दिनों तक वो औरत उस घर में रही, किचन में खाना बनाती रही, उस किचन में जिसमें उसने अपने पति को मारकर काट कर दफनाया था। सोचिए उन बच्चों की क्या हालत हुई होगी। वो भी जानते थे कि उनके पापा उनके घर के किचन में दफन है। माँ के धमकाने के बाद बच्चे एकदम सहम चुके थे, लेकिन जब बच्ची के चाचा अनीस घर पर आए तब बच्चों ने खुद को सुरक्षित महसूस कर लिया। और जब उनकी मां शाहिदा घर से बाहर गई तब बच्ची ने मौका पाकर पापा के कत्ल वाली बात अपने चाचा को बता दी। इस तरह से रईस के गायब होने के 11वें दिन इस मामले से पर्दा उठा लिया गया। इस मामले में अनिकेत मिश्रा उर्फ अमित उतना ही गुनहगार था जितनी की शाहिदा। वो शाहिदा के किए हर गुनाहों के उसके साथ था। वो पुलिस की पकड़ से बचने के लिए इधर उधर छुप रहा था, पर जल्दी ही पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और यहाँ पर अब शाहिदा और अमित जेल में हैं। दोनों बच्चे उत्तर प्रदेश के गोंडा में अपने दादा दादी के पास रहते हैं। दोनों बच्चों ने पुलिस और मीडिया के सामने ये माना कि अनिकेत अंकल के साथ मिलकर पापा को मारकर किचन में दफन कर दिया। उन बच्चों का कहना था कि माँ ने हमें इस बात को किसी से भी बताने के लिए मना किया था और बताने पर पानी के ड्रम में डुबोकर मारने की बात कही थी। ये थी रईस शेख की स्टोरी। आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आपने पहले कभी इस स्टोरी के बारे में सुना है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देखा जाए तो कमाल की ही बात है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी लोग किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने में बिल्कुल नहीं कतराते। चलो वो तक भी ठीक है, जब उनके परिवार वालों को या उसके पति को या किसी को भी ये चीज पता चल जाती है तो वो लोग अपने परिवार वालों को मारने में एक बार भी नहीं झिझकते। पता नहीं आज की दुनिया में ये सब कुछ क्या चल रहा है और आगे ये कब तक चलता रहेगा। मुझे आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप आज इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सिख कुड़ी को कमेंट पिक में टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली स्टोरी के साथ।